हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी फार्मूला हैं ऑल फार्मूला रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो अगर आपको आता है तो आप अपने आप को चेक करिए, और अगर नहीं आता है तो मेरे साथ वन बाय वन सारे फार्मूले 100 फार्मूला लेके आया हूं। प्लस मैं अपने तरफ से कुछ चीज़ें ऐड ऑन करूंगा, तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल से जितनी भी फार्मूला रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी मैं आज सॉल्व करने वाला हूं। तो ठीक है, अपनी वीडियो में देरी ना करते हुए अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 जो है ये आप लोग जानते होंगे। फार्मूला नंबर 1, रुक जाओ भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, तो आ जाओ। तो हम लोग देखने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो जितने भी फार्मूलाज वगैरह हैं उनको मैं देखने वाला हूं। अब वन बाय वन मैं करके इनको सारे फार्मूलाज को आपके सामने पोस्टमार्टम करने वाला हूं। ये सारे के सारे फार्मूला बेसिक्स फार्मूला हैं। इनसे रिलेटेड एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई हो, एलपी हो, मतलब इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जहाँ जहाँ पर भी पूछी जाती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला फार्मूला, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ। सारे लोग जानते हैं V = IR होता है। ठीक है, इसको हम 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। R बराबर लिख सकते हैं V/I, I बराबर लिख सकते हैं V/R। ठीक, ये तीन फार्मूले से ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला होता है P = VI। ठीक है, DC के फॉर्म में होता है। अगर AC के फॉर्म में देखेंगे तो P = VI cos phi होता है। ठीक बेटा, इसको आप देखे रहना, VI cos phi होता है, VI cos phi होता है। बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला था वोल्टेज इनटू करंट, DC को फॉर्म में पूछ रहा था तो हमने DC के फॉर्म में आपको बता दिया है। ठीक, अब हम लोग चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, सभी लोग जानते होंगे कूलाम होता है। कूलाम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलाम से रिलेटेड कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे Q = CV। एक ये फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लेना। कैपेसिटर एंड वोल्टेज के फॉर्म में होता है, इसको आप लोग याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और कूलाम जो चार्ज होता है उसकी यूनिट कूलाम होती है। जो वोल्टेज जो वोल्ट होता है, हाँ, जो पोटेंशियल होता है उसकी यूनिट वोल्टेज होती है। और जो कैपेसिटेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है, फेरड होती है। ठीक। एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट इज़ कैलकुलेटेड। एनर्जी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो VI × टाइम कर देते हैं, एनर्जी आ जाएगी। ठीक, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर C। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी। मतलब जो R का फार्मूला होता है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं R बराबर ρL/A। यहाँ पर रो जो है रेसिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी है। L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है। A हो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है, जो वायर का क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है यहाँ पर A। फिर हम लोग बढ़ते हैं कैपेसिटेंस के फॉर्म में। हमने आपको पहले ही बता दिया है भी जस्ट Q बराबर CV। Q बराबर हमने कितना बताया था, CV। ठीक है, तो यहाँ पर C के फॉर्म में लिखना है, तो C के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा Q/V। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये ऑप्शन नंबर B लिखा हुआ है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मतलब एक्सेल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्सेल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं अभी बता रहा हूँ आपको। जो एक्सेल होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2πL के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 2πL। एक्सेल को 2πFL, F भी यहाँ पर लगाते हैं 2πFL, क्योंकि ये जो होता है ω L होता है।
जो एक्सल होता है वो ओमेगा एल के बराबर होता है। तो जो ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है 2πf, और एल पहले से होता है तो 2πfl। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। फिर लिखते हैं द फार्मूला ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब जो XC होता है, XC उसको हम लिखते हैं 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C लिखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, XC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2πfc। ठीक, 1/2πfc, ऑप्शन नंबर C। समझते चलना भाई, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें 100 फार्मूला आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई जो बिगिनर है उसके लिए भी अच्छा है, और जो एडवांस तक पहुँच चुका है उसके लिए भी रिवीजन का काम करेगा। ठीक है, तो Z बराबर हम लोग सीधे लिखते हैं, इम्पिडेंस होता है √R का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो XL माइनस XC का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये आप लोग जानते होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फार्मूला ऑफ द AC करंट का फार्मूला बताना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो I होता है, I बराबर V/R होता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी को। हाँ, और एक बात, ये AC के टर्म्स में पूछ रहा है, तो AC के टर्म्स में जो हम लोग रिएक्टेंस, जो रेसिस्टेंस लिखते हैं उसको बोलते हैं इम्पिडेंस। इम्पिडेंस को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, Z को से डिनोट करते हैं। तो जो करंट हो जाएगा तो वोल्टेज रहेगा, और ये Z रहेगा। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो। इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है N1/N2 बराबर V1/V2। ऑप्शन नंबर A लिख सकते हो आप, बहुत सिंपल सा है। द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन की एफिशिएंसी को आप लोग कैसे लिख सकते हो। एफिशिएंसी जो होती है बेटा, मशीन की हो या किसी की भी हो, उसको आप जो आउटपुट मिला, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ द मशीन या एफिशिएंसी ऑफ द एनीथिंग। ठीक है, तो समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होगी, हाफ CV स्क्वायर होगी, हाफ CV स्क्वायर होगी कैपेसिटेंस के फॉर्म में। हाफ CV स्क्वायर कहीं पर लिखा है, हाफ CV स्क्वायर ऑप्शन नंबर A पर लिखा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, इट इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो केवीएल होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है, और इसका सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो 0 के बराबर होता है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप अलजेब्रिक सम ऑफ 0। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, तो ये आपको पता होगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। बेटा ये आपको पता होगा, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 1/टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर 8 ठोक सकते हो। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हर पार्ट में मैंने 15 क्वेश्चन रखे हैं, तो आप 15 × 75, 5 पार्ट आपको मैं बताऊँगा, और इसमें 15 × 15 = 90, 15 × 7 = 105। चलो देखते हैं इसमें कोई भी, मतलब 100 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, 15 के सेट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग कैसे डिनोट करते हैं, F/Q से डिनोट करते हैं ना। कहीं पर लिखा है बेटा, वो ऑप्शन नंबर A लिखा है। ठीक, F यहाँ पर फोर्स है, Q यहाँ पर चार्ज है, जिसको बोलते हैं कूलाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इन जूल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल जो होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है, जस्ट अ मिनट। टूल्स कहाँ गायब हो जाता है भाई। हाँ, आ गया। देखो, जो एनर्जी होती है बेटा, वो पावर इनटू टाइम का जो होता है समीशन होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है। जो एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम की प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पर हम सीधे B ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड एनर्जी। क्या बात है।
आप लोग जानते होंगे, देखो यहाँ पर मैं चेंज करके बता देता हूँ पिंक कलर से जो वोल्टेज होता है बेटा वो W/Q होता है। कितना होता है वो W/Q होता है। देखो ऐसा कहीं फार्मूला आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर पैरेलल रजिस्टर टोटल रेजिस्टेंस। देखो बेटा ये आप लोग जानते होंगे 1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस डॉट 1/Rn इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो देखो ऐसा कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आप अगर लगे रहते हैं मेरे साथ तो मैं बहुत ही स्पीड में आपको 100 फार्मूला रिकॉल कराने वाला हूं। और जिस इससे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मेरा नाम याद कर सकते हैं, रेहान अंसारी। ठीक है, आपको मैं कहीं भी दिक्कत आने नहीं दूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं हम लोग। फॉर रजिस्टर इन सीरीज इसमें हम लोग आपको कैसे बता सकते हैं, वो आप लोग तो जानते ही होंगे। आर इक्विवेलेंट इसको निकालना होता है तो R1 प्लस R2 सिर्फ जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंडक्टेंस बेटा क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है उसका अपोजिट होता है किसका, रेजिस्टेंस का। तो आप लोग सीधे कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं और ये 1/R के फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। कंडक्टेंस को हम लोग, ये यूनिट क्या होती है, सीमेंस इसकी यूनिट होती है। सीमेंस भी होती है और महो भी होती है। महो, सीमेंस एंड महो कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, फिर आता है टाइम कांस्टेंट ऑफ RC। मतलब जो अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गया। जैसे एक हमारा नेटवर्क है, उसमें हमारा रेसिस्टेंस जुड़ा है और उसमें कैपेसिटेंस जुड़ा है। अगर कोई भी बंदा आपसे कह दे कि टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो टाइम कांस्टेंट को आप तो टाउ से डिनोट करते हैं और इसका टाइम कांस्टेंट RC हो जाएगा बेटा। RC ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एकदम धुआं बना दूंगा, आपको बारूद बना दूंगा, परेशान ना होना। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रिक्वेंसी ऑफ AC इज़ रिलेटेड टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी। क्या बात है, फ्रिक्वेंसी रिलेटेड टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है। मैंने आपको बताया था जो एक्सेल का फॉर्म में होता है, एक्सेल का फॉर्म, तो उसको हम लोग 2πf लिख सकते हैं ना। तो जो ओमेगा होता है, ये सिर्फ ओमेगा के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी ओमेगा की। अगर एक्सेल होता तो यहाँ पर एल भी ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ पर एल ऐड नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो 2πf होती है, 2πf होती है। इसको याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेके चल रहा हूँ मैं आपको। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड चार्ज। क्या बात है, करंट एंड चार्ज मतलब सिंपल सी डिफिनेशन I इक्वल टू Q/T होता है बेटा ना। Q/T आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है इंडक्टर के अपोजिट, मतलब उसमें इंडक्टर की फॉर्म में, तो वो होता है V इक्वल टू LdI/dt। DI/dt ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द RMS वैल्यू ऑफ साइन वेव। क्या बात है। जो मीन वैल्यू होती है, RMS वैल्यू निकालना है, तो Vm को √2 हम लोग कर देते हैं। तो जब इसको √2 की वैल्यू हम निकालते हैं, √2 की वैल्यू, तो इसको जब ऊपर ले जाके पलट देते हैं तो V मैक्सिमम में 0.707 से मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो हमको RMS वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो बताओ। जो √2 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.414 होती है ना, 414 होती है। जब इसको ऊपर में हम लोग लेके जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है 0.707 में। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीक वैल्यू ऑफ द करंट। जो पीक वैल्यू होती है वो RMS इंटू √2 हो जाएगी। ठीक है, RMS इंटू √2 हो जाएगी। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना, क्योंकि जो RMS वैल्यू होती है IRMS जो होती है I मैक्स, क्योंकि I के फॉर्म में चल रहे हैं, I मैक्स/√2 होती है। I
तो इसको जब हम आई पीक के टर्म में लिखेंगे तो ये जो √2 है ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आशा करता हूँ आपको ये सिंपल सी बातें पता होंगी। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घबराइए नहीं अगर मैं आपका हाथ पकड़ा हूँ या मैं आपको कुछ वादा किया हूँ, कुछ भी कोई भी टॉपिक या कोई भी वीडियो प्रोवाइड करने का, तो मैं कराऊँगा ज़रूर। और मुझे आपसे ये शिकायत है कि आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हो। कोई भी अगर दिक्कत हो तो मुझसे पूछो भाई, मैं बताने के लिए तत्पर रहता हूँ और मैं बताऊँगा भी। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ चलो ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा, जो पीक के फॉर्म में होती है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोग टिक कर सकते हो। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के। एवरेज वैल्यू ऑफ द साइन वेव ऑफ द फुल साइकिल। एवरेज वैल्यू बेटा अगर फुल साइकिल के लिए निकालोगे तो 0 हो जाएगा बेटा, जीरा मिलेगा, जीरा, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? जीरा। तो यहाँ पर जीरा लगा सकते हो, देखो यहाँ पर जीरा भी है। ये मेरा ब्रश पता नहीं कहाँ चला जाता है भाइयों, टूल भाई, वन सेकेंड, मेरा ब्रश आ जाए। आजा भाई, कहाँ गया? आ गया। ठीक है, अब देखो जो साइन वेव होती है बेटा वो पॉजिटिव निगेटिव ऐसे इस फॉर्म में चलती है। तो अगर हम लोग एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये होता है प्लस में, ये होता है माइनस में। अगर हम इनको जोड़ेंगे, प्लस माइनस अगर जोड़ेंगे तो बेटा ये घट जाएगा, और जहाँ घटेगा तो आपको क्या मिलेगा? जीरा मिलेगा। जीरा, जीरा उसको डुबो के चाय में पी लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बात है भाई, वेबर 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 कहीं दिख रहा। अरे यार क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमको दिख रहा है, वेबर। वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। व्हाट इज़ द रीजन बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड, अरे भाई क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फ्लक्स के बारे में पूछ रहा। तो बी बराबर आँख मत करके बी बराबर φ/a, ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये वेबर है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि आपको समझा कौन रहा है, आपको असली। अब सुनो, EMF इंड्यूस्ड इन अ कोयल। क्या बात है भाई, यह लेंजेस लॉ के बारे में आपसे पूछ रहा है। लेंजेस लॉ। तो ये जो फॉर्मूला होता है E = होता है माइनस, जो माइनस n dφ/dt, dφ/dt के टर्म्स में होता है। लेंजेस लॉ का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर माइनस को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेज लॉ आ जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अरे भाई क्या एनर्जी स्टोर्ड इन, ½ Li², ½ Li²। ठीक है, ½ Li², ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द ट्रांसफार्मर इफ़िशियंसी। भाई मैंने आपको बताया था, कोई भी दुनिया की कोई भी मशीन हो, अगर इफ़िशियंसी की बात आती है या कोई भी किसी भी चीज़ की इफ़िशियंसी निकालना है तो आउटपुट अपॉन इनपुट कर देना बेटा। आउटपुट अपॉन इनपुट कर देना, आपकी इफ़िशियंसी निकल कर आ जाएगी खट से। अगर परसेंटेज में अगर निकालना है तो इधर गुणा कर देना 100 से। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। शॉर्ट सर्किट करंट इज़ कैलकुलेटेड। शॉर्ट सर्किट करंट इज़ कैलकुलेटेड, तो ये यहाँ पर शॉर्ट सर्किट इसको जो है AC के फॉर्म में पूछ रहा है, तो इसको हम लोग I शॉर्ट सर्किट बराबर लिखेंगे V/Z, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन को। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। नो लोड वोल्टेज अपन फुल लोड वोल्टेज अपन फुल लोड वोल्टेज, इसका फॉर्मूला होता है बेटा। तो इसको आप लोग कैसे याद करोगे? वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज हो गया, फिर R से रेगुलेशन हो गया, = नो लोड वोल्टेज। तो वोल्टेज नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, ऐसे आप लोग लिख देना। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये बताओ मेरे भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी यार, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी,
कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए। तो यस एग्जैक्टली जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट 1%, 2%, 3%, 4%, 5% होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 37 नंबर क्वेश्चन पर। इफ़ टू रजिस्टर R1 और R2 पैरेलल, अरे भाई मैं तुमको एक फार्मूला बता देता हूँ भाई मेरे, सुनो इधर, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप ये वाला फार्मूला रख लेना और जैसे तड़ से आंसर आपका निकल कर आएगा। कोई भी बंदा अगर कह दे आपसे कि दो रजिस्टर हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं और तुमको मान भी दे देता है कि R1 का मान लो आपको दे दिया 1 और R2 का मान आपको दे दिया 2, और आपसे पूछ लिया R इक्विवेलेंट बताइए हमको, तो आप कुछ नहीं करेंगे, R1 इंटू R2 मैंने बताया था, तो 1 का गुणा 2 से कर देंगे और नीचे 2 और 1 को जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, तो ये 2/3 निकल कर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको 0.666 के आसपास आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है भाई, हम लोग बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 38 पर। इन डीसी सर्किट पावर लॉस, अरे भाई पावर लॉस को आप कैसे बताओगे, और डीसी सर्किट है, और आप ये भी याद कर लेना ये सीरीज के फॉर्म में है। डीसी सर्किट पावर लॉस सीरीज इन टर्म्स ऑफ सीरीज में अगर लिखना होगा तो आप लिखेंगे I²R। अगर पैरेलल के फॉर्म में आपको लिखना होगा तो V² अपॉन R ये पैरेलल के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है बेटा, समझ लेना, ये इसमें लिखने में इतना अच्छा, मतलब लिखने में लिख नहीं पा रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें लिखने में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग क्या उसको माइंड में स्टोर करते रहना, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विच लॉ सेज करंट एंटरिंग अ जंक्शन, करंट लीविंग अ जंक्शन, भाई सब लोग जानते हैं KCL की बात कर रहा है, KCL की बात कर रहा है, किरचॉफ करंट लॉ की बात कर रहा है। किरचॉफ करंट लॉ जो होता है बेटा, इट इज़ अ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये वर्क करता है। आप लोग इसको जानते भी होंगे, पूछ भी सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन AC, अरे भाई बच्चा जानता है 50 हर्ट्ज जो बच्चा जानता है कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग खट से। द स्किन इफेक्ट आकार, देखो स्किन इफेक्ट जो बेटा होता है वो सिर्फ AC के फॉर्म में होता है, DC में नहीं होता। स्किन इफेक्ट DC में नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैक्सिमम पावर इस ट्रांसफ़र व्हेन, भाई मेरे जो मैक्सिमम पावर होती है वो जो लोड का रेजिस्टेंस RL और सोर्स का रेजिस्टेंस ये जब बराबर इक्वल हो जाते हैं तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है, ये आपको पता भी होगा। फिर आ जाते हैं इन स्टार कनेक्शन फेज वोल्टेज इज़ रिलेटेड टू वोल्टेज VI। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि स्टार कनेक्टेड आपके पास सिस्टम है, उसमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में आपको रिलेशन पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो फेज वोल्टेज में अगर पूछ रहा है तो जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता है, देखो बच्चा जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम होता है उसमें IL लाइन करंट और फेज करंट जो होती है वो इक्वल होती है, सब सिंपल सी बात। फिर अब मेरी बात सुनो, फिर अब मेरी बात सुनो, फिर अब मेरी बात सुनो, फिर अब मेरी बात सुनो। जो VL होता है वो √3 टाइम्स होता है V फेज के। तो अगर V फेज के टर्म्स में हमको निकालना है, V फेज के टर्म्स में निकालना है तो VL जो होगा वो √3 टाइम्स होगा, बाई √3 टाइम्स होगा। तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पर निकल कर आ गया होगा, आप लोग देख सकते हैं अपनी चमकीली आँखों से। ठीक, इंडियन डेल्टा कनेक्शन करंट I1 I2, अरे भाई मेरे, अब जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें बेटा जो VL होता है और वो V फेज के बराबर होता है मेरे भाई। तो इसमें जब हम सॉरी अगर IL हम निकालेंगे तो √3 टाइम्स होता है IP के, लेकिन ये यहाँ पर पूछ रहा है IL के फॉर्म में, तो ये यहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 टाइम्स ऑफ IP। तो यहाँ पर ये देखो बेटा लिखा है ऑप्शन नंबर B।
ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क इज़ इन अ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। अरे भाई मेरे, मैं तुमको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जो बेटा टॉर्क होता है, टॉर्क, उसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं पावर को ऊपर लिख दो और ओमेगा से घुमा दो, ये हमारा टॉर्क निकल कर आ जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको जल्दी जल्दी से बताओ। आप मेरे भाई लगे रहना फर्श से फर्श तक, अरे सॉरी भाई फर्श से आसमान तक मैं लेके जाऊंगा आपको। बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 46 पर, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो बच्चा बच्चा बोल देगा हेनरी 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 हेनरी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? फिर हम लोग बढ़ते हैं पावर फैक्टर। अरे मेरे भाई, जो पावर फैक्टर हुआ होता है वो cos फाई के टर्म्स में लिखा जाता है। और मैं आपको एक त्रिभुज बता देता हूँ, इसको आप लोग याद रखना। ये है आर, ठीक है बचुआ लोगों, ये है एक्स और ये है जेड। ठीक, ये फार्मूला आप लोग याद रखना है। ये एंगल लोगे तो मैक्सिमम और ये एंगल लोगे तो मिनिमम, इसको भी याद रखना थोड़ी देर के लिए। आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या माना जाता है, क्या क्या लिया जाता है। रिएक्टिव पावर आपको पूछ रहा है बेटा मेरे। अब तो सुनो, एक ट्रंगल में आपको और बनवाता हूँ, उसको बोलते हैं पावर ट्रंगल। और जो मैंने अभी तुमको बनवाया था उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रंगल। ठीक है, अब मैं आपको बनवाता हूँ पावर ट्रंगल। पावर ट्रंगल, पावर पावर, ठीक है। इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं एस। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। ठीक, बात समझ में आई? एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। ठीक, अब सुनो हमसे क्या पूछ रहा है, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर जो होती है वो होती है वी आई साइन फाई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा। क्या पूछ रहा है यार? रियल पावर पूछ रहा है मेरे भाई, रियल पावर पूछ रहा है मेरे भाई। तो रियल पावर मतलब ये एक्टिव पावर पूछ रहा है। तो एक्टिव पावर कॉस के फॉर्म में होते हैं, तो वी आई कॉस फाई आप लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 49, रिएक्टिव पावर। क्यों रिएक्टिव पावर? मेरे भाई रिएक्टिव आएगा तो साइन आएगा भाई, रिएक्टिव होगा तो साइन होगा। तो साइन होगा किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपेरेंट पावर पर। मेरे भाई उस पावर ट्रंगल को भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। ये इसको हम लोग माने थे पी, इसको माने थे क्यू, इसको माने थे एस। अब ये अपेरेंट पावर पूछ रहा है, तो अपेरेंट मतलब कुछ नहीं, वोल्टेज करंट का अप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई मेरे, वोल्टेज एंड करंट। ऑप्शन नंबर ए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ अपेरेंट पावर। अरे भाई अपेरेंट मतलब वोल्टेज इनटू करंट, मतलब वोल्टेज और करंट का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा? वाट निकल के आएगा, वाट 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 वाट। तो ये यूनिट ऑफ पावर है बेटा, लेकिन वोल्टेज और एम्पियर मतलब वोल्ट इनटू करंट का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो अपेरेंट पावर निकल कर आ जाएगी। अब हम लोग आते हैं पावर फैक्टर पर। अरे मेरे भाई, मैंने आपको तुमको बताया था पावर ट्रायंगल। अब उसको पावर ट्रायंगल को आप याद करो और मन में, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Z है। हमसे पूछ रहा है मेरे भाई मुझसे क्या बोल रहे? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बेटा क्या होता है? पावर फैक्टर होता है कोस फाई में, कोस थीटा में। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर कोस थीटा हम लोग निकालते हैं तो कोस होता है लाल बटे कका से, लाल बटे कका, लाल बटे कका। अरे भैया बढ़ो उधर, लाल बटे कक्का, कक्का। तो यहाँ से कोस कितना निकल गया? आधार बटे कण निकल के आएगा, आधार बटे कण। तो आधार यहाँ पर P है और कण यहाँ पर Z है। तो यहाँ पर एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर, एक्टिव अपॉन अपेरेंट, एक्टिव अपॉन अपेरेंट। तो रियल अपॉन अपेरेंट, रियल अपॉन अपेरेंट। बात समझ में आई मेरे बच्चों? क्योंकि यहाँ मेरे भाई इसमें थोड़ा समझाने में थोड़ा स्पेस नहीं मिल पाता है और उंगली से लिखना पड़ता है, तो उंगली से लिखने में इतनी राइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, और आप मेरा अगर सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द मैं आपके सामने स्मार्ट बोर्ड लेके हाजिर हो जाऊंगा। और स्मार्ट बोर्ड अगर आ गया मेरे भाई तब मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। लेकिन अभी भाई मेरा साथ न छोड़ना, क्योंकि लगे रहना। मैं आपको बहुत सी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और मैथ से रिलेटेड सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा अपने एंड से। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे।
हाँ, द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ आर एल। अरे भाई 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 भाई, एल अपॉन आर, एल आर एल आर एल आर एल आर एल आर। जो सुनो 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 सुनो, एक सर्किट है उसमें आर लगा है, उसमें एल लगा है, ठीक। ये हमारी सर्किट है। अगर कोई बच्चा पूछ ले कि आर एल सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। लिख देना है टी, और लिख देना है एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, टी बराबर एल अपॉन आर, एल अपॉन आर। ऑप्शन नंबर ए ठोक देना है। बात समझ में आ रही है ना? बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और उड़ा देते हैं सबकी खिल्ली, ठीक। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ आरएलसी सर्किट। अरे मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, जो रेजोनेंट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 1/25, 1/25, और अंडर रूट में होता है LC। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई कि नहीं? विच फार्मूला यूज फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन चार्जिंग स्टेट। ओह हो, ये फार्मूला तगड़ा फार्मूला है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर लिख दो VT इज इक्वल टू V0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC। ये कौन सा चार्जिंग स्टेट का फार्मूला है कैपेसिटर का, इसको भी आप लोग याद रख लेना। अब हम लोग बढ़ते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अरे भाई मेरे, इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात कर रहा है। E इज इक्वल टू F अपॉन Q की बात कर रहा है, तो फोर्स न्यूटन कूलाम। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा मेरे भाई। और समझ रहे हो ना? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, अरे भाई फेरडवा कहाँ गया? फेरडवा। ऑप्शन नंबर सी वा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अरे मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ई जो होता है V/D होता है, आपको याद होना चाहिए। वोल्टेज है और ये जो है डिस्टेंस। ये क्या है? रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये है यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, यह है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है बीच की दूरी, मतलब D फॉर डिस्टेंस, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या होगा? मेरे भाई मैंने आपको बताया था, जो XC होता है 1/ωc होता है, 1/ωc होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है? फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करने की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देंगे, ओमेगा में आएगा तो ये घट जाएगा मेरे भाई, ये घट जाएगा ना मेरे भाई। तो डिक्रीज लिख देना यहाँ पर, ये घट जाएगा। फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, XC घट जाएगा, सिंपल सी बात। बढ़ते हैं आगे, नो टेंशन। फिर यहाँ पर लिखा है व्हाट हैपेंस टू इंडक्टिव रिएक्टेंस इफ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज। क्या बात है इंडक्टिव? अरे मेरे भाई, जो XL होता है वो होता है 2πfL, ठीक है। अगर आप इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, तो इसको इंक्रीज कर देंगे 4 दे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पर हम लोग आ गए हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 1 हॉर्स पावर। अरे बच्चों वाले सवाल, 746 वाट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एफिशिएंसी मेरे भाई, परसेंटेज में फार्मूला आ गया, आउटपुट अपन इनपुट इनको 100% लगा दो, चर से आगे बढ़ जाओ। फिर हम लोग बढ़ते हैं टोटल लॉस इन ट्रांसफार्मर। अरे मेरे भाई, कोर लॉस होता है और एक आयरन लॉसेस होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये ठोक देते हैं। फिर यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। अरे मेरे भाई, रिलक्टेंस की आपको हम वो बताते हैं क्या? L/μA, यही पूछ रहा ना। और एक रिलक्टेंस का फार्मूला ये होता है L/μA, और एक रिलक्टेंस का फार्मूला होता है Ni/φ। तो Ni को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्पियर टर्न्स पर वेबर, एम्पियर टर्न्स पर वेबर बोल सकते हैं मेरे भाई। इसको याद रख लेना, अपने दिमाग में स्टोर कर लेना, जिससे अगर कहीं भी क्वेश्चन आपसे टकरा जाए तो इस रेहान सारी सर को याद कर लेना और ठक से आंसर ठोक देना और मुस्कुराते हुए निकल आना, ठीक। बढ़ते हैं। हाँ